नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ, उनके काम काज के खिलाफ बोलने का कोई बात नहीं था। हाइड्रोजन बम सर, इसको नाम दे रहे थे कि ये हाइड्रोजन बम है बिहार के लिए। और मैं तो बोलता हूँ कि उनके पास पाकिस्तान वाला बम है। हमेशा पॉकेट में रखते हैं, जैसे पाकिस्तान कहता है ना, और हर बार वो खुशी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो बम जो है वो फुटता ही नहीं उनसे, तो वो हमेशा का उनका है। हमेशा राहुल गांधी की आंधी पूरी दुनिया में चल रही होगी, बिहार में कभी, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेट है ये जी। यहाँ एक गांव के बच्चे से भी बात करिएगा तो राजनीति की बात कर सकता है। वो समझता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मांग को गाली देना, प्रधानमंत्री देश के लिए सबके प्रधानमंत्री जी, वो बहुत ही गलत है। तो आपको पता है इस बिहार में चुनाव में 7 से 8 लाख 10 लाख लोग नोटा पे वोट, तो जिनको किसी को नहीं देना है वो प्रशांत किशोर को, ये लोग नहीं तो नोटा पे जाकर वोट करते। तो ज़्यादातर नोटा वाला वोट ही उनके साथ नहीं होता है। कहीं नहीं कोई मिल गया तो चलो, क्योंकि हमारा बिहार बड़ा पॉलिटिकल जगह है, तो राजनीति में लोगों को मज़ा आता है, तो टाइम पास अपना है चल रहा है। आपका घर का जो मेन मालिक है, आप समझिए दरवाज़ा खोलती है महिला, और मेन मालिक जो उसका घर का मालिक है, जो कमाता है, वो दारू पी के आ रहा हो, बच्चों को पीट रहा हो, माँ को पीट रहा हो, उसको नीतीश कुमार ने बंद किया। और आज वही आदमी जो दारू की बोतल लेके घर में आता था, दोनों हाथ में सब्जी का झोला लेके आता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका द हिंदी टॉप पर, और मैं हाजिर हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। बिहार इलेक्शंस को लेकर तमाम जो अपडेट्स हैं वो लगातार हम अपनी ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं। हमने वोटराधिकार यात्रा को लेकर के तमाम अपडेट्स पहुंचाए, साथ ही साथ कल बिहार बंद था, उसको लेकर के लगातार अपडेट्स थे। और ऐसे में अब हमारी मौजूदगी पटना में, और हमारे साथ कुछ एक खास शख्सियत हमारे साथ पहुंचे हुए हैं जिनसे हम आपको तारुफ करा दें। हमारे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हर्षवर्धन सिंह मौजूद हैं इस वक्त। नमस्कार, बहुत स्वागत है सर आपका हिंदी टॉप पर। तो इलेक्शन को लेकर, बिहार इलेक्शन को लेकर के तमाम सवाल जो हैं वो जनता के मन में है। किस तरह से इस बार का जो इलेक्शन है वो रहने वाला है, क्या कुछ नई स्ट्रेटेजीज होंगी, इन सभी सवालों को लेकर आज हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहला सवाल सर मेरा आपसे ये है कि 2025 का जो इलेक्शन है बिहार का, 2020 की तुलना में इस बार क्या कुछ नई स्ट्रेटेजी के साथ आप लोग ग्राउंड लेवल पर उतर रहे हैं जेडीयू की तरफ से? देखिए, जेडीयू पार्टी जो है या एनडीए जी, हमारे यहाँ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ते हैं, और हर बार हम लोग नीतीश कुमार जी का जो काम है वही हमारी स्ट्रेटेजी है। जो काम वो करते हैं, जितना अच्छा काम वो करते हैं, उतनी ज़्यादा लोग हमारे साथ जुटते हैं और उतना ज़्यादा वोट हम लोगों को मिलता है, और एनडीए यहाँ पे चुनाव जीतती है। इस बार हम लोग बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, और इस बार बहुत अच्छा माहौल है। और इस माहौल में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो काम हम लोगों ने पार्लियामेंट के चुनाव में किया, जितने सीट्स आए, हम लोग को 3/4 सीट आए जी, उससे ज़्यादा सीटें हम लोग की आएगी, और हम लोग इस बार 200 सीटों को क्रॉस करेंगे। 200 से 225 के बीच हम लोग सीटें जीतेंगे। बिल्कुल, क्योंकि सर सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला होता है, इसको लेकर कई बार हम देखते हैं गठबंधन के अंदर कई बार तनातनी भी होती है। तो ऐसे में सीट शेयरिंग फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो इस बार गठबंधन के अंदर आपके मुताबिक क्या कुछ ट्रांसपेरेंसी या फिर स्मूथनेस इस बार देखने को मिल सकती है सर? देखिए, प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र में जब पार्टियां हैं, सारी पार्टियां अपने अपने वर्कर्स के लिए, अपने लोग के लिए लड़ाई लड़ती हैं, और लेकिन लास्ट में सभी बात समझते हैं कि गठबंधन की मर्यादा क्या है, उस मर्यादा के तहत और एक दूसरे के पार्टियों की ज़रूरत के तहत, और विनिंग सीट, देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिताऊ बिल्कुल सीटें, और जीतने वाली सीटें जो हैं, और किसको टिकट दी जाएंगी, कितनी सीटें किसको दी, जो ज़्यादा से ज़्यादा जीत सके। और जब बहुत पार्टियां लड़ती हैं, 4-5 गठबंधन की राजनीति है, इस गठबंधन की राजनीति में सभी पार्टियों को एक दूसरे को समझना होता है, और उसी को समझकर हम लोग चुनाव लड़ते हैं। हमारे पार्टियों में, हमारे यहाँ जो हमारा एनडीए है, उसमें किसी तरह का बहुत प्रॉब्लम नहीं है। चुनाव के पहले बहुत चर्चा होते रहता है, लेकिन जब भी हम लोग बैठते हैं, जब सब लोग बैठेंगे एक साथ बैठ के, आराम से स्मूथली सारी चीज़ें हो जाए। बिल्कुल, तो तमाम बातें हैं। इसी बीच एक बात और निकल कर लगातार सामने आ रही है, क्योंकि जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है सर, उसमें तमाम चीज़ों में जो टैक्सेशन है वो कम किया गया है, कुछ चीज़ों में टैक्सेशन जो है वो बढ़ा भी दिया है। लेकिन सबसे गौरतलब जो है वो ये है कि कहा जा रहा है दिवाली और छठ पूजा से पहले ये पूरी तरह से लागू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि जो बिहार का इलेक्शन है उससे पहले बिहार की जनता को इससे काफ़ी राहत मिलने वाली है। देखिए, पूरे देश की जनता को राहत मिलने वाली है, उसी में बिहार भी है। बिहार में चुनाव है इसलिए बाकी बातें कही जा रही हैं, लेकिन अधिकतर सबसे ज़्यादा खरीदारी होती है दिवाली के समय जी,
तो जीएसटी अगर उसके पहले लागू हो जाती है तो दिवाली में पूरे देश के लोगों को बड़ा सुविधा होगी। और प्रधानमंत्री जी का ये बहुत बड़ा कदम है और वित्त मंत्री जी का ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश में, हमारे देशों के लोगों के लिए इतना सोचा जा रहा है और इतना किया जा रहा है। लोगों ने पूरा स्ट्रक्चर किया उस तरह से। बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें बढ़ाई भी गई हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। अब गुटखा खाने वालों को ज़रूरत नहीं है कि वो खाएं, उसको रोकना है तो उस पर 40% बढ़ाई गई है। गुटखा मतलब वो पान मसाले, गुटखा तो बैंड है जी। ठीक है, तो अब दूसरी बात सबसे ज्यादा जो निकल कर आ रही है, क्योंकि 20 जिलों में हमने देखा वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई, 1300 किलोमीटर का जो सफर है वो तय किया गया। और इसमें साथ साथ जो ये वोटर अधिकार यात्रा थी, इसमें 3 लड़कों की जोड़ी भी बहुत ज्यादा फेमस हो रही थी। हम देख रहे थे अखिलेश यादव पहुंचे थे, तेजस्वी यादव थे, राहुल गांधी थे। तो वोटर अधिकार यात्रा की अगर हम बात करें तो धरातल पर असली तस्वीर निकल जाए, क्योंकि आप ग्राउंड पर लगातार पहुंच रहे हैं, चुनाव का समय है। तो क्या हवा, क्या माहौल देख पा रहे हैं आप इसको लेकर? देखिए, जो इन लोगों का एक रैली जो इन लोगों ने निकाला था जिसमें सभी लोग आ रहे थे, क्योंकि इनके पास हमारे खिलाफ बोलने के लिए, नीतीश कुमार के सरकार के खिलाफ, उनके काम काज के खिलाफ बोलने का कोई बात नहीं था। तो इन लोगों ने एम किया सरकारी तंत्र को, इन लोगों ने इलेक्शन कमीशन को एम किया और उस पर बोलना शुरू किया। और SIR के खिलाफ घूमना जो भारत सरकार कर रही है, जिसको सुप्रीम कोर्ट देख रहा है जी, सरकारी काम को इन लोगों ने टारगेट किया, हम लोगों के खिलाफ बोलकर घूमने की बात की। क्योंकि कोई भी बात ऐसा नहीं था जो नीतीश कुमार को किसी गलती के लिए बोल सके, कोई काम ऐसा नहीं जो नीतीश कुमार ने नहीं किया था। उनका जब काम, उनकी गलती कोई नहीं निकल पाई, तो उन्होंने एक ऐसा मतलब एक रैली निकालना था चुनाव के पहले का, एक माहौल बनाने, घूमने के लिए उन लोगों ने बाहर से पंप किया पैसे, और उस पैसे से लोगों को बुलाया, खिलाया, पिलाया, घुमा। और देख रहे थे गाड़ियां चल रही थी, आगे बढ़े, हाइड्रोजन बम सर इसको नाम दे रहे थे कि ये हाइड्रोजन बम है बिहार के लिए। और तो मैं तो बोलता हूँ कि उनके पास पाकिस्तान वाला बम है, हमेशा पॉकेट में रखते हैं, जैसे पाकिस्तान कहता है ना, और हर बार वो खुशी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बम जो है वो फुटता ही नहीं उनसे। अच्छा, तो वो हमेशा का उनका है, हमेशा राहुल गांधी जी तमाम बातें हो रही थी, कह रहे थे कि ये हाइड्रोजन बम है, राहुल गांधी की जो आंधी है वो बिहार में इस बार उठेगी, इलेक्शन में देखने को मिलेगा, ये सारी बातें निकल कर सामने आ रही थी। राहुल गांधी की आंधी पूरा दुनिया में चल रही होगी, बिहार में कभी नहीं चली। बिहार में उनकी, जब से उन्होंने गठबंधन किया लालू जी के साथ, तब से उनका घटता ही जा रहा है। ठीक है सर। और पहले वो अपनी लड़ाई लालू जी के साथ लड़के अपने को स्टैब्लिश कर ले कि मैं हीरो की, लालू जी हीरो, इन दोनों में पहले तय हो जाए, उसके बाद वो चलेंगे एनडीए से। अच्छा, ये क्योंकि सर ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है कि महागठबंधन के लोग लगातार बात कर रहे हैं, आरजेडी और कांग्रेस की बात करें, तो क्या लगता है इनकी जो ट्रेनिंग है लंबे समय तक टिक पाएगी? देखिए, महत्वाकांक्षा बढ़ी है कांग्रेस की, जो पहले होती थी, उनके वर्कर जगे हैं, इतना बुरी तरह दबा के रखता था आरजेडी, इस बार थोड़ा घूमे हैं। तो अब दोनों की लड़ाई आप देखिएगा उस सतह पे कुछ ही दिनों में आ जाएगी, जब टिकट का बंटवारा होने लगेगा, सीटों का बंटवारा होने लगेगा, उनका लड़ाई सतह पे आ जाएगा। और पूरी दुनिया समझ रही है, पूरा देश समझ रहा है। और स्टेट तो मेरा एक, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेट है ये, यहाँ एक गांव के बच्चे से भी बात करिएगा तो राजनीति की बात कर सकता है। वो समझता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और अब समय बदल गया है, पुरानी बातें नहीं है कि झूठ सच बोल के कास्ट के खाली नाम पे आप बहुत वोट ले सकते हैं। अब लोग प्रगति देख रहे हैं, कहीं से कहीं जाने के लिए रोड की स्थिति देख रहे हैं। आप पूरा बिहार घूम के आ रहे हैं, आपने देखा होगा कि रोड कितना अच्छा है। रात को सोते होंगे कहीं होटल में तो बिजली रहती होगी। आप याद करिए, आप तो बहुत छोटे हैं, आपसे पहले अपने पिताजी से आप पूछिएगा, जब बिहार में लोग घूमते थे तो न बिजली होती थी, न बत्ती होती थी, न रोड होता था, रोड पे 5 बजे के बाद निकल नहीं सकते थे। वो सारी चीजें बदल गई है। कौन चाहेगा कि फिर से उसी राज में जाए? कौन चाहेगा कि फिर से लालटेन राज में हम जाए? तो अब लोग एलईडी लाइट में रहना चाहिए। तमाम बातें हैं, बिल्कुल जैसा कि अभी आपने बताया, दोनों के गठबंधन के बारे में भी आप बता रहे हैं, आरजेडी और कांग्रेस के बारे में। कई बार इच्छाएं जो है वो दुख का कारण बनती है, लेकिन ऐसे में डेवलपमेंट की जो बात है वो जैसा कि आप बता भी पा रहे हैं कि डेवलपमेंट बहुत हुआ है पिछले, क्योंकि 2 दशक से अगर यहाँ पर जेडीयू का कब्जा बिहार में रहा और जनता पसंद कर रही है आप लोगों को, तो मैं ये जानना चाहूंगा पिछले 5 सालों में ऐसे कौन सी ऐसी 2 योजनाएं हैं या फिर 2 इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है या 2 प्रोजेक्ट ऐसे हों जिसको लेकर आप ये कह सकते हैं कि हाँ भाई ये जनता के लिए बहुत लाभदायक था और जनता को इससे बहुत फायदा मिला? आपने देखा होगा पटना के लिए, पटना में एक टाइम था जब पूरा जाम रहता था।
आदरणीय नीतीश कुमार जी का विजन था, ये उन्होंने बनाया जिसको हम लोग मरीन ड्राइव कहते हैं। उस रोड के बनने से यहाँ से लेके और सिटी, पटना सिटी तक जी, ये रोड बनने से पूरा शहर का जो बोझ था वो कम हुआ। और बहुत बड़ी बात है, और रोड्स पूरे बिहार में सारे जगह बने, यहाँ तक कि अब आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े होटल्स और सारे चीज़ अब गया में बन रहे हैं, बोध गया में डेवलपमेंट हो रहा है, टूरिस्ट आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि पूरे बिहार में सिर्फ पटना एक एयरपोर्ट होता था, बिल्कुल, और बाकी एक आध एयरपोर्ट थे वो एयरफोर्स के थे। लेकिन अब आप देख लीजिए कि कितनी दरभंगा में कितनी ट्रैफिक हो गई है। अब पूर्णिया 15 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूर्णिया में खोलने जा रहे हैं, और 3-4 जगह और खुल रहा है। बिल्कुल, तो सुविधाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। पटना से बाहर जाने के लिए अब ट्रेन, अब देखिए वंदे भारत भी अब शुरू हो रहा है, और बहुत सी ट्रेन हैं जो चालू हो गई हैं, जिससे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जाने के लिए लोगों को सुविधाएं हो रही हैं। भारत सरकार का पूरा ध्यान है, भारत सरकार बहुत सी योजनाओं को पैसे दे रहा है, और बिहार सरकार अपने उपार्जन करके धन और मजबूती के साथ काम कर रहा है। इस बात को लोग को समझाने की ज़रूरत है, और जात पात से उठकर इस बात को समझने की जरूरत है। बिल्कुल, लेकिन सर जैसा कि अभी आपने बताया भी है, जात पात से उठने की जरूरत बहुत है, लेकिन बिहार की अगर हम चुनाव की बात करते हैं तो जातीय समीकरण जो है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा हावी कई बार देखने को मिलता है। राजपूतों की बात कर ले, भूमिहारों की बात कर ले, हम ब्राह्मणों की बात करें, तमाम फैक्टर्स यहाँ पर रहते हैं। तो क्या लगता है इस बार जो वोटर्स है, आपकी तरफ से एक मैसेज में मैं चाहूंगा वोटर्स को देगी, किन चीजों का खासतौर पर वोटर्स इस बार ध्यान रखें, क्योंकि जातियों में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं जो मतदाता हैं, तो किन बातों का खास तौर पर बिहार की जनता को ध्यान रखना चाहिए? मैं तो सबसे पहले बिहार की जनता को कहूँगा कि ऐसा सरकार होना चाहिए जैसा भी है, जिससे आप आराम से घर में दरवाजा बंद करके चैन से सो सकें। रात को आपके बेटा, आपका बेटी अगर घर से बाहर जाए तो आपको ये चिंता ना रहे कि वो लौट के आएगा कि नहीं आएगा। आप अगर गाड़ी से कहीं जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं मंजिल पर इतने घंटे में पहुंच जाऊंगा और बीच में लूटा नहीं जाऊंगा। अगर इन सब चीज़ों से आपको बचना है और फिर से पुराने युग में नहीं जाना है, तो आपको इस जात पात से उठकर अपनी प्रगति पर, अपने काम पर, अपने प्रदेश के बढ़ते हुए काम को देखते हुए वोट देना है। बिल्कुल। तो सर तमाम बातें हैं, लेकिन इसी बीच में जब ये वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी तो सबसे ज़्यादा एक मामला बहुत ज़्यादा गर्मा गया था, जो कि हालांकि गर्माना भी था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को मंच से गाली दी गई थी। इसके बाद बिहार बंद किया गया था, क्योंकि बिहार बंद को लेकर अब लगातार लोग सवाल करने लगे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को गाली दी गई तो सर बिहार बंद क्यों है, पूरा देश बंद होना चाहिए था। इस पर आपकी क्या राय है, मैं ये जानना चाहूँगा। देखिए, किसी को गाली देना बहुत गलत बात है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली देना, प्रधानमंत्री देश के लिए सबके प्रधानमंत्री हैं जी, वो बहुत ही गलत है। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कांग्रेस के लोगों से कि अगर गाली दी गई आपके मंच से गाली दी गई है, आपके बड़े नेताओं की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मैं इतना भी नहीं बोला किसी ने कि भाई ये गलती हुई है, कोई आदमी आकर बोल गया, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, ये गलत हुआ है, इसकी उसको जेल भेज दो, उसको फांसी लगा दो। ये सारी चीजें बोलते हुए मैंने सुना है कुछ नेताओं को, लेकिन किसी ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि ये मेरे मंच से बोला गया और इसके लिए मुझे क्षमा मांगते हैं या मुझे खेद है। ये मुझे बहुत दुख लगा जी। लेकिन सर अगर बात करें, क्योंकि क्राइम रेट्स की अगर यहाँ पर बात होती है बिहार में, अगर कई दशक पहले अगर हम जाते हैं, जब लालू यादव की सरकार थी, तो एक शब्द जो है वो बहुत फेमस हुआ था, जंगल राज। जंगल राज की जब बात होती है तो लालू यादव का जो चेहरा है वो निकल कर लोगों के सामने आ जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ऐसी कई घटनाएं यहाँ पर बिहार में हुई है जिसको लेकर ये शब्द विपक्ष लगातार उठाने लग गया था कि जंगल राज है, क्राइम रेट बढ़ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा हल्का पड़ रहा है। तो इस पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका इस पर क्या कहना है और सरकार किस तरह से काम कर रही है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिहार में अभी नहीं, जिसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहते हैं, और उस जमाने को आप तो बहुत यंग हैं, हम लोगों ने देखा है उसको। आप नक्सल्स की जो होते थे, कहीं लोग जा रहे हैं और उसको खड़े होकर घेर कर गोलियां मार दी जाती थी, नक्सल्स के विरोध में सेना बन जाती थी। और आपको पता नहीं है, हर इलाके में एक सेना था। बिहार में 26 या 27 सेना था,
और झारखंड और बिहार था, उसको मिला के 40-42 सेना थी जो लगातार एक दूसरे को पर गोलियां चलाती थी और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता था और रोड लेवी वसूले जाते थे। गाड़ियां जिस रोड से आप ठेकेदार काम करते हैं तो उनसे पैसे लिए जाते थे। ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। क्राइम, अब देखिए, हत्या एक ऐसा प्रॉब्लम है कि हम और आप दोनों बैठे हैं और हम दोनों में से कोई अगर तैश में आकर एक दूसरे की हत्या कर दे तो सरकार का काम है कि तुरंत जिसने हत्या की उसको अरेस्ट करना, 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर हमको अरेस्ट कर लेना। सरकार, ये हमारे मन में सरकार तो बैठ नहीं सकती, ये किस दुनिया की कहीं की सरकार हो। हाँ, भय पैदा इतना करके रखा है नीतीश कुमार जी ने कि छोटी मोटी गलतियां लोग करने से डरते हैं। सरकार का टाप है, सरकार की का जो डर है कि भाई मैं गलती करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, ये बना हुआ है और जो गलती कर रहा है वो पकड़ा जा रहा है। 48-48 घंटे में हत्या करने वाले लोग पकड़े जा रहे हैं। कई बार तो लोग पैसे देकर हत्या कराते हैं और पैसे के लालच में लोग हत्या कर देते हैं, लेकिन तुरंत पकड़े जा रहे हैं पैसा और हथियार के साथ। ये सबसे बड़ी बात है। ये है नीतीश कुमार का सरकार। और नीतीश कुमार ने पहले और अब में पुलिस की संख्या बढ़ाई और इतना बढ़ाया और इतना उनको वेल इक्विप्ड किया, उनको आर्म्स दिए, उनको गाड़ियां दी, उनको सारी संसाधन दिए कि पुलिस चोर या क्रिमिनल या हत्यारा हत्या करके भाग ना पाए और पुलिस घेर कर पकड़ लेती है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर जो है आज के समय में पहले के मुताबिक बहुत ज़्यादा मजबूत है। एक बात और निकलकर से सामने बहुत ज़्यादा आती है कि जो नीतीश कुमार है उनका एज फैक्टर को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता है कि अब उनकी उम्र जो है वो ज़्यादा हो गई है, जेडीयू को कोई नया चेहरा सामने रखना चाहिए, बिहार को कोई नया मुख्यमंत्री मिलना चाहिए। इस पर आपकी सर क्या राय है? देखिए, आज के तारीख में नीतीश कुमार से बड़ा नेता और नीतीश कुमार से बड़ा विजन का नेता कहीं कोई मुख्यमंत्री नहीं है और मेरे अंदाज से अभी कोई है भी नहीं जितने दिनों से ये मुख्यमंत्री है। तो आदरणीय नीतीश कुमार का जो विजन है उसको सबसे ज्यादा इस्तेमाल बिहार को करना चाहिए और हम लोग भाग्यशाली होंगे कि 5 साल और मिलेगा उनके लिए कि वो इस बिहार को और आगे बढ़ा सकें। और अपनी जो सोच है, अभी आपने देखा उन्होंने किस तरह से महिला लोगों को, विधवा और इनके लिए सोचा कि भाई क्या हो रहा है इनके साथ। 400 रुपये में काम नहीं चलेगा, तुरंत 1100 रुपया किया। उनकी सोच थी, जिस गांव में लड़कियां घर से नहीं निकलती थी, पढ़ने नहीं जाती थी, वहाँ साइकिल पर चला के स्कूल जाती हैं, ड्रेस पहन के 100 लड़कियां जब जाती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है देखकर। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि जब पहले ज़माने में लड़कियां गांव में घूंघट उठा के चलती थी कि लड़के बदमाशी ना करें, ईव टीजिंग ना करें, कौन है नहीं पहचान। आज के डेट में उन्होंने महिलाओं को जो आरक्षण दिया, आज महिलाएं मुखिया बनती हैं और पीछे लड़के, जो नौजवान लड़के हैं, वो जिंदाबाद जिंदाबाद उनके करते हुए चलते हैं। आप जाइए गली सड़क पे, पहले लड़कियों का एक फैशन था दुपट्टा खींच लेना और लड़कियों को ईव टीजिंग का था, प्रॉब्लम था। आज के डेट में मैं देखता हूं कि थोड़े से लड़के हिलते नहीं कि महिला पुलिस, जो हमारे यहाँ पूरे देश में सबसे ज़्यादा है, महिला पुलिस की लड़कियां डंडा लेकर उनको दौड़ाती हुई मिलती हैं। तब मुझे लगता है कि ये नीतीश कुमार, वुमेन एम्पावरमेंट कहीं ना कहीं बिहार में पूरी तरीके से हो रहा है, पूरी तरह से बहुत मजबूती से है। और नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को सशक्त करने का जितना भी काम किया है वो सक्सेसफुली किया है। यहाँ तक कि जीविका दीदी के नाम पर उन्होंने कई करोड़ में लोगों को आज अपने ताकत पर अपना खाना, अपनी आमदनी शुरू कराई। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, इतनी बड़ी सोच तो कहीं है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर है कि जो नीतीश कुमार हैं वो बड़े विजन के नेता हैं। ऐसे में एक नाम बिहार चुनाव में इस बार सबसे ज्यादा निकल कर वो भी सामने आ रहा है, एक नया चेहरा। आप समझ गए होंगे मैं जिनका नाम लेने वाला हूँ। जनसुराज पार्टी में प्रशांत किशोर हैं, वो एक अभियान चला रहे हैं, गांव गांव तक पहुंच रहे हैं, अपनी रीच दिखा रहे हैं, हम गांव तक पहुंच रहे हैं, अपनी जो पार्टी है उसे एक नई पार्टी पॉलिटिकल मॉडल के रूप में वो पेश कर रहे हैं। तो इसको आप कितना कोई कंपटीशन मानते हैं? हर चुनाव आता है, जब भी इस देश में चुनाव, मतलब स्टेट में चुनाव, जब 2 पार्टियां होती हैं तो एक ना एक इस तरह के बरसाती, जिसको बोलते हैं मेढक, उस टाइप का एक पार्टी निकल के आता है। उनको हमेशा इंतजार रहता है कि मैं घूमूंगा, मैं करूंगा, और विजन वो बड़ा बड़ा लाते हैं। सब प्रदेश की बात करेंगे, सब लंबे लंबे फेंकते हैं, इसमें कोई जितना लंबा फेंक सकते हैं फेंकते हैं। और प्रशांत किशोर जी को तो इसमें मास्टरी है भाई, तो इसी का
मतलब इसी का बिजनेस करते हैं, इसी से करोड़ों करोड़ रुपया कमाया उन्होंने, उसको बड़ा अच्छा से उन्होंने पेश किया उस चीज़ को। और पीछे जो लोग बोले कि कुछ लोग पूछते हैं भीड़ भी लगती है, तो आपको पता है इस बिहार में चुनाव में 7 से 8 लाख 10 लाख लोग नोटा पे वोट देते हैं। तो जिनको किसी को नहीं देना हो प्रशांत किशोर को, ये लोग नहीं तो नोटा पे जाके वोट करते हैं। तो ज़्यादातर नोटा वाला वोट ही उनके साथ नहीं होता है। कहीं नहीं कोई मिल गया तो चलो, क्योंकि हमारा बिहार बड़ा पॉलिटिकल जगह है, तो राजनीति में लोगों को मजा आता है, तो टाइम पास अपना है चल रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार जी का काम जिस तरह से दिखता है उसमें कहीं आप उनको गाली भी तो नहीं दे सकते, आप बोल भी नहीं सकते। आप जो भी बात बोल रहे हैं वो ऐसी चीज़ों को बोल रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, किसी को बोल रहे हैं कि मैं इतना पैसा दे दूंगा। जिस दिन आदरणीय नीतीश कुमार जी को कितना मेहनत करना पड़ा होगा दारू बंद कराने के लिए, कितनी विल पावर हुई होगी। कई स्टेट में नहीं है, लोगों को हिम्मत नहीं है कि दारू बंद करा के चुनाव में जाए और चुनाव प्रशांत किशोर कहते हैं कि प्रशांत किशोर कहते हैं उसी दिन। आप एक बात बताइए, आपका घर का जो मेन मालिक है, आप समझिए दरवाजा खोलती है महिला और मेन मालिक जो उसका घर का मालिक है जो कमाता है वो दारू पी के आ रहा हो, बच्चों को पीट रहा हो, माँ को पीट रहा हो, उसको नीतीश कुमार ने बंद किया। और प्रशांत किशोर कहते हैं कि उससे जीडीपी बढ़ने की बात नहीं, उससे पैसे उस स्टेट को नहीं आ रहे हैं, उसका टैक्स बच रहा है। 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ बच जाता। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि औरतों के साथ क्या हो रहा था दारू पी के। बिल्कुल रोड पर आप चलिए तो लोग गिरते पड़ते हुए मिलते थे दारू पी के, आज कोई नहीं मिलता है। ये कहते हैं कि आज के डेट में किसी को हिम्मत नहीं है, अगर चोरी की भी शराब खरीदता है ना, जिसको बोलते हैं कि चोरी की शराब, दुनिया में सारी चीज़ें नहीं, जैसे इतना प्रशासन बना है तभी हत्याएं होती हैं पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी होता है, वैसे अगर चोरी की एक बोतल शराब मुझे मिली तो मैं 5 दिन अंदर छिप के पीऊंगा। किसी की हिम्मत नहीं है कि अपनी पत्नी को गाली भी दे सके। ये इस चीज को खत्म करना चाहते हैं आप। आज महिलाएं अपने घर में सुरक्षित बैठी हैं, अपने पति से अपने बेटे से पिट नहीं रही हैं दारू पी के। आप चाहते हैं कि वो रोज का रोज अपने घर में मार खाएं, रोज पिटे, रोज घर में एक हंगामा हो, घर के का बर्तन उठा के उसका पति बेचा है। आप यही चाहते हैं ना कि पहले दिन खोल दूंगा। अरे आप 10,000 या 15,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, वो बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार के महिलाओं की बात कर रहे हैं, गरीब लोगों की बात कर रहे हैं। आज वही आदमी जो दारू की बोतल लेके घर में आता था, दोनों हाथ में सब्जी का झोला लेके आता है। अंतर नहीं है। बिल्कुल। तो एक बिहार की जो छवि है सर, वो कहीं ना कहीं माना जाए तो इन 5 सालों में, 10 सालों में, 2 दशकों में जो है कहीं ना कहीं बदली गई है। एक आखिरी सवाल आपसे मैं ये लेना चाहूंगा कि मानिए एक, जैसे अगर आप किसी भी आम चाय की दुकान पर बैठे, आपके साथ वहां पर युवा मतदाता जो है वो वहां पर बैठे हुए, तो अगर आपको कोई मैसेज देना हो तो वो आप क्या मैसेज देंगे? हमारा बिहार सबसे युवा है, पता है कि नहीं है जी? सबसे ज्यादा युवक हमारे स्टेट में है, और उनको सिर्फ इतना ही कि जो हो रहा है उसको आंख खोल कर देखें और अपने पिता से, अपने चाचा से, अपने ताऊ से पूछे कि 2005 के पहले 5 में क्या होता था, 2010 के पहले क्या होता था, ये सारी चीजें देखें। समझ गया ना? बिल्कुल। कब क्या 2005 के पहले क्या होता, 2005 से 10 में क्या हुआ, 10 से 15 में क्या हुआ, 15 से 20 में क्या डेवलपमेंट हुआ, और 20 से 25 में क्या हो सकता है, 20 से 25, 25 से 30 में क्या होगा। सारे चीज़ों को देखें, एक एक टाइम को पूछें अपने गार्जियन से कि कैसे कैसे बिहार को बदला है और कैसे कैसे बिहार बर्बाद हुआ था। बिल्कुल। तो उन सारे चीज़ों को जब वो पूछेंगे ना, जब अपने गार्जियन से पूछेंगे और आज के बिहार को देखेंगे तो उनको समझ में आएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बिहार के बच्चों को, नए यूथ को ये पता ही नहीं है कि बिहार में क्या क्या हो चुका है और बिहार कैसे बदला है। आप चैन की सांस सो सकते हैं, आप अपने घर से निकल सकते हैं, आप कोई काम के लिए बाहर जा सकते हैं, ये नहीं होता था। कोई व्यक्ति अकेले घर से निकलकर गांव में रात में अपने दूसरे घर में नहीं जा सकता था, उसके लिए भी 2 आदमी की जरूरत पड़ती थी, और बंदूक, राइफल हर गाड़ी के बाहर, शीशे से बाहर निकला हुआ दिखता था। उस समय को याद करके डर लगता है, रुआं खड़ा हो जाता है, इतनी दहशत थी। आज शांति है। जब बहुत अच्छा चीज मिल जाता है ना तो पुरानी चीजें हम लोग भूल जाते हैं। रात भर अगर बिजली कट जाए और गर्मी से आप परेशान हो और
5 बजे भोर में बिजली आए और 3 घंटा भी आप सो लीजिएगा ना तो वो भूल जाते हैं कि रात भर बिजली कटी हुई। पहले उस रात में बिजली कटी क्यों, इसके बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो बिहार की तस्वीर है उसके बारे में हमारे साथ तमाम जो चर्चा हुई है वो बताया गया, और हमारे साथ इस वक्त जो मौजूदगी थी वो जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हर्षवर्धन सिंह जी थे, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए और बताया कि किस तरह से इस बार का जो इलेक्शन है वो रहने वाला है, किन मुद्दों को लेकर जो जनता है उनको वोट देना चाहिए था। तो बहुत धन्यवाद सर आपका कीमती समय देने के लिए द हिंदी टॉप को। और बिहार इलेक्शन को लेकर तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार हमारे साथ द हिंदी टॉप पर जुड़े रहे और हमारे एक्स हैंडल को, फेसबुक और यूट्यूब को भी जरूर सब्सक्राइब करें।